हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को, जिसे लिखा है एनिस जंग ने। एंड ये चैप्टर तुम्हारे क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट दिल को टच कर जाने वाला चैप्टर है। ट्रस्ट मी, तुम लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये जो स्टोरी है ना लॉस्ट स्प्रिंग, ये दो लॉन्डो की कहानी है। एक है साहेब आलम और दूसरा है मुकेश, जिनका सपना पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से दब जाता है। अगर हम चैप्टर का पूरा नाम पढ़े ना तो ये है लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि एक ऐसा बचपन जो शायद आया ही नहीं या फिर आते के साथ छीन लिया गया। वैसे फिक्र मत करो, ये चैप्टर काफी बड़ा तो है, लेकिन हम इसे दो पार्ट में समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ना दो अलग अलग स्टोरी है। सबसे पहले पार्ट में, यानी कि इस पार्ट में हम पढ़ेंगे साहेब आलम की कहानी, और इस चैप्टर का नाम है समटाइम आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज। इस कहानी में जो साहेब आलम है ना, वो एक रैक पिकर है। तुम लोग सोच रहे होगे रैक पिकर का मतलब क्या होता है, तो रैक पिकर का मतलब होता है कूड़े उठाने वाला। ये जो बच्चा है साहेब आलम है, वो एक कूड़े उठाने वाला है। चलो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं और इन कैरेक्टर्स के दिल की बातों को समझते हैं। पर देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, तुम लोग इंस्टाग्राम तो चलाते होगे, है ना, चलाते हो ना, तो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो यार? फॉलो भी कर दिया करो। I mean, जरूरी है क्या इंस्टाग्राम में ढुमके लगाने से ही फॉलोअर्स बढ़ते हैं? यार हर साल लाखों बच्चे इंग्लिश में हमारे चैनल से पढ़कर, एजुकेशन भैया चैनल से पढ़कर काफी अच्छे नंबर लाते हैं। हर साल हजारों बच्चों के मैसेज आते हैं, 95, 99, 96, 97, और जिन बच्चों के पहले सिर्फ 40-45 नंबर आते थे, उनके तक 90 आते हैं। लेकिन फिर भी तुम लोग इंस्टा में फॉलो ही नहीं करते हो। फॉलो कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। और बाकी तुम लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर तुम्हें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो। और जिन्हें मेरे पेड कोर्स में एनरोल होना है, वो लोग एजुकेशन भैया ऐप को डाउनलोड करके एनरोल हो सकते हैं। एजुकेशन भैया ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अब तो प्ले स्टोर के साथ साथ ऐप स्टोर में भी आ चुका है। इस कोर्स में मैंने तुम्हारे सारे चैप्टर को डिटेल में स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया है, और साथ साथ इस कोर्स के साथ नोट्स भी फ्री है। अगर तुम नोट्स अलग से लेना चाहते हो तो 149 रुपीज में परचेज कर सकते हो, और ये सारे मिनिमल कॉस्ट भी तुमसे बस ऐप के मेंटेनेंस के लिए ही लिया जाता है। खैर, अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। हमारी चैप्टर की जो नरेटर है ना, यानी कि जो एनिस जंग है ना, वो हर सुबह साहेब को अपने मोहल्ले के कचरे में से कुछ ढूंढते हुए देखती थी। हो सकता है प्लास्टिक, पेपर या कॉइन्स, पता नहीं वो क्या ढूंढता था। साहेब जो शायद 12 या 13 साल का था और ढाका नाम की जगह से इंडिया आया था। अगर तुम्हें नहीं पता तो ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। साहेब का बांग्लादेश ढाका में जो घर था ना, उसके बगल से रिवर बहता था। उनका घर काफी अच्छी जगह पर था। उनके पास एक बहुत ही बड़ा सा फील्ड भी था, लेकिन फिर भी उन्हें इंडिया आना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब साहेब की माँ देती है। जो साहेब की माँ होती है ना, वो साहेब से हमेशा कहती थी कि उन्हें इंडिया इसलिए आना पड़ा क्योंकि उनका जो जमीन था, उनका जो घर था ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा तूफान आया, और वो तूफान इतना ज्यादा बड़ा था कि वो उनके पूरे घर को बहा ले गया, या फिर तुम कह सकते हो उनके पूरे घर को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अगर थोड़ा पॉलिटिकली बात करें ना, तो जिस वक्त साहेब आलम की पूरी फैमिली इंडिया आती है ना, उस वक्त बांग्लादेश में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, यानी कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट फैला हुआ था। तो हो सकता है ये भी एक रीजन होगा उनका इंडिया आने का। और आगे चलकर एक और बात हमें पता चलेगा कि जो साहेब आलम की फैमिली का जो फील्ड था ना, वो बिल्कुल भी कल्टीवेबल नहीं था, यानी कि वो वहां पे खेती वेती करके पैसा नहीं कमा सकते थे। खैर, अभी तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता हूँ, जैसे जैसे हम स्टोरी को पढ़ेंगे ना, तो मैं सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा। खैर, अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। अभी जो साहेब और उसकी पूरी फैमिली है ना, वो दिल्ली में सीमापुरी नाम के जगह पे रहते हैं, और इस जगह पर 10,000 से भी ज्यादा रैक पिकर्स रहते हैं। और इनका घर मड से बना हुआ है, और इनका घर का जो छत है ना, वो या तो टिन से बना हुआ है या तो टारपोलिन से बना हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि इनका हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा है। एंड ये बात तो तुम्हें पता ही होगा कि दिल्ली का जो सीमापुरी वाला एरिया है ना, वो एक स्लम एरिया है। तो तुम लोग अनुमान लगा सकते हो कि ये किस तरह की जगह पर रहते होंगे। ऐसे जगह को तो तुम घर तक नहीं बोल सकते हो, और साहेब और उसकी पूरी फैमिली ऐसे ही जगह पे रहते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, जो साहेब है ना, वो एक रैक पिकर है, यानी कि कचड़े उठाने वाला है। और इसलिए इस चैप्टर की जो नरेटर है, जो एनिस जंग है ना, वो साहेब को अपने मोहल्ले में देखकर उससे कुछ सवाल पूछती है। साहेब, तुम ये काम क्यों करते हो? क्योंकि दीदी, मेरे पास तो कोई और काम करने को है ही नहीं। क्यों नहीं? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? ये बोलते ही नरेटर को रियलाइज होता है कि उन्होंने ये क्या पूछ दिया। एक बच्चा जिसे जीने और खाने तक के लिए कूड़ों का सहारा लेना पड़ता है, भला वो स्कूल कैसे जाएगा? लेकिन फिर भी जो साहेब होता है ना, वो नरेटर को रिप्लाई करते हुए कहता है कि दीदी, मेरे पूरे मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है, जब बनेगा तब मैं जाऊंगा। इसके बाद एनिस जंग, यानी कि हमारी नरेटर, फिर से मजाक में साहेब से पूछती है कि अगर मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे? हाँ दीदी, अगर आप बनाओगे तो मैं जरूर जाऊंगा। स्कूल का नाम सुनते ही साहेब के चेहरे में एकदम सी खुशी सी छा जाती है।
पर देखो नरेटर ने ना एक्चुअली में साहिब से बस एक खोखला वादा किया था, क्योंकि नरेटर को खुद भी पता था कि वो इतना केपेबल नहीं है कि वो खुद से स्कूल बना सके। पर साहिब के लिए ये बात बहुत बड़ी बात थी। इसलिए कुछ दिन बीत जाने के बाद साहिब दौड़ते हुए एनी जंग के पास आता है, यानी कि नरेटर के पास आता है और उनसे पूछता है कि वो दीदी याद है आपने उस दिन बोला था स्कूल के बारे में, आपका स्कूल तैयार है क्या? स्कूल बनने में टाइम लगता है, इतना आसान नहीं होता। इसके बाद जो नरेटर होती है ना वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि इस ब्लीक वर्ल्ड में ना वो बस अकेली ऐसी नहीं है जिसने साहिब जैसे इंसान के साथ ऐसा किया हो। इस ब्लीक वर्ल्ड में यानी कि कलरलेस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं जो इन गरीब लोगों को झूठे सपने दिखाते हैं और झूठे प्रॉमिस करते हैं। इसके बाद जो नरेटर होती है ना वो हिम्मत जुटाकर साहिब से उसका नाम पूछती है, और जैसे ही वो साहिब का पूरा नाम सुनती है ना वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पे देखो मैं बार बार साहिब साहिब बोल रहा था, लेकिन नरेटर को एक्चुअली में साहिब का नाम नहीं पता था। वो उसे बस एक लड़के की तरह जानती थी जो हर रोज उनके मोहल्ले में कचरा उठाने आता था। इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि भैया आप तो स्टार्टिंग से साहिब साहिब बोल रहे हैं, तो क्या एनिस को उसका नाम नहीं पता था? तो हाँ, नरेटर को अभी तक साहिब का नाम नहीं पता था, उन्हें अभी जाकर साहिब का नाम पता चलता है। तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम साहिब ई आलम है। पता है साहिब ई आलम का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और तुम लोग खुद सोचो कि क्या अगर इस बच्चे को कोई इसके नाम का मतलब बताएगा तो इसे यकीन होगा? साहिब जो कि कचरे के ढेर में जी रहा है उसका नाम है साहिब ई आलम। कितनी आयरनी वाली बात है ना। साहिब जो नंगे पांव अपने दोस्तों के साथ कचरा छानता है इस उम्मीद में कि कचड़े के अंदर से उसे कुछ वैल्यूएबल मिल जाए या फिर कचड़े बेचकर वो कुछ पैसे कमा सके, लेकिन उसके नाम का मतलब तो उसके पर्सनैलिटी से बिल्कुल उल्टा है। उसके नाम का मतलब है दुनिया में राज करने वाला द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो दोस्तों के साथ कचड़ा छान रहा है। वैसे साहिब के साथ ये जो ग्रुप ऑफ बच्चे होते हैं ना, इसे नरेटर एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज बुलाती है, क्योंकि इनमें से कोई भी बच्चे चप्पल नहीं पहनते। ये सभी के सभी खाली पैर इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, ये बिल्कुल मॉर्निंग बर्ड्स की तरह हैं। इन बातों को ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बच्चे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह क्यों हैं? क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये दिन में तो दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होता है, जैसे जैसे दोपहर होता है ना, ये बच्चे गायब हो जाते हैं। अब गायब क्यों होते होंगे? ऑब्वियसली यार, वो कचरा छानते होंगे और घर चले जाते होंगे। सिंपल सी बात। देखो आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि इस साल तुम्हारा 12th बोर्ड्स है। और ये तो तुम सबको पता होगा कि सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने से काम नहीं चलने वाला। इस साल तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा। I mean, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ ओसवाल बुक्स की तरफ से आ रहे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक बुक को। इस बुक में 800 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना, वो सीबीएसई बोर्ड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग गिवन है। ये बुक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ आता है एंड ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा कि इस बुक में माइंड मैप्स और रिवीजन नोट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, जो कि ओसवाल के ऑलमोस्ट हर बुक्स में आता है, जो तुम्हें एग्जाम के लिए काफी अच्छे से रेडी करता है। और तो और इस बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें तुम सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। और हाँ, इस बुक में 50% ऑफ द क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिन्हें सॉल्व करके तुम ये समझ सकते हो कि हर साल तुम्हारे बोर्ड्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, इस बुक को परचेस करने के बाद तुम्हें ओसवाल के कुछ एक्सक्लूसिव चीजों का एक्सेस मिलेगा, जैसे कि ओसवाल के एक्सक्लूसिव 360 कोर्स और मॉक पेपर्स। ये बुक अभी मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट बुक है और इस बुक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेस करना मत भूलना। चलो अब चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। वैसे तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? इस पे जो पहला लड़का होता है ना, वो कहता है दीदी माँ ने सेल्फ से चप्पल नहीं उतारा, वरना मैं तो पहन के आने वाला था। जिसपे दूसरा लड़का कहता है कि दीदी अगर इसकी माँ ने चप्पल उतार भी दिया तो भी ये फेंक देगा, ये नहीं पहनेगा। और ये जो दूसरा लड़का था ना, इसने खुद के दोनों पैरों में अलग अलग कलर का जूता पहना था। जिसपे नरेटर से पूछती भी है कि तुमने ऐसे अलग अलग कलर का जूता क्यों पहना है? तो वो जो बच्चा होता है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। फिर तीसरा लड़का जो वहाँ पे खड़ा था वो कहता है कि दीदी मुझे तो जूता पहनना, चप्पल पहनने का बहुत ज्यादा मन है, लेकिन मैंने अपने लाइफ में कभी भी एक भी जूता या चप्पल नहीं खरीदा है। फिर पता है जो नरेटर होती है ना, वो हमें बताती है कि वो इंडिया के अलग अलग जगह पर ट्रैवल कर चुकी है और उन्होंने जब भी किसी गरीब आदमी से ये पूछा है कि उसने जूता या चप्पल क्यों नहीं पहना है, तो वो गरीब आदमी कभी भी ऐसे नहीं बोलता कि उसके पास पैसे नहीं है या फिर वो पहन नहीं सकता है। ज्यादातर जो गरीब लोग होते हैं ना, वो बस ये कहते हैं कि ये उनका ट्रेडिशन है, यानी कि उनके ट्रेडिशन में ही ऐसा है कि वो चप्पल या जूते पहनकर नहीं घूम सकते। पर देखो रियलिटी तो हम सबको पता है ना कि ये चप्पल इसलिए नहीं पहनते क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास खाने तक का पैसा नहीं है, तो ये चप्पल का पैसा कहाँ से लाएंगे? और मान लो कभी चप्पल का पैसा रहा भी तो उसमें वो खाना खरीदना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो इन गरीब लोगों का रीजन कि ये चप्पल नहीं पहनते हैं, ये उनकी गरीबी ही है। क्या ये ट्रेडिशन है या गरीबी का बहाना? ये लोग जो ये एक्सक्यूज देते हैं ना, ये लोग बस अपने परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को छुपाने के लिए देते हैं। आसान शब्दों में अपनी गरीबी को छुपाने के लिए। वैसे मुझे एक उडुपी नाम की जगह की कहानी याद आती है, जहाँ पे एक लड़का रहता था
जिसके फादर प्रीस्ट थे, और जब भी वो मंदिर होके स्कूल जाता था तब वो मंदिर के सामने गेट पे खड़े होके भगवान से जूतों के लिए प्रे करता था ताकि वो भी जूते खरीद पाए और उसे पहन पाए। और पता है, अभी मैं 30 साल बाद वही सेम मंदिर को विजिट करने आई हूँ। अब ये टेम्पल एयर ऑफ डिसोल्यूशन में है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो पूरा वीरान पड़ चुका है। अब ज्यादा लोग भी इस टेम्पल को विजिट करने नहीं आते हैं। फिर मैं देखती हूँ मंदिर के पीछे एक प्रीस्ट का घर है और एक बच्चा दौड़ते हुए स्कूल यूनिफॉर्म में आता है, जिसने प्रॉपर्ली आयरन ग्रे यूनिफॉर्म, जूता और सॉक्स पहना हुआ था और अपना स्कूल बैग को बेड पे फेंकते हुए चला जाता है। मुझे ये देख के ना वो 30 साल पहले वाले बच्चे की याद आ जाती है। लगता है भगवान ने उस बच्चे की बात सुन ली और अब प्रीस्ट के बच्चों के पास भी जूते हैं। दुख की बात तो ये है कि अभी भी रैग पिकर बच्चों के पास जूते नहीं हैं। देखो, ये तो हम सबको पता है कि साहिब और उसकी पूरी फैमिली सीमापुरी में रहती है, जो कि दिल्ली का पार्ट है। लेकिन देखो, ये कहने को तो दिल्ली का पार्ट है, लेकिन ये जो स्लम एरिया है ना, ये दिल्ली से बिल्कुल अलग है। क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली में बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, वहीं इस स्लम को अगर देखा जाए ना तो ये पतले और गंदे गंदे गलियों से भरा हुआ है। यहाँ पर तो ना सीवेज सिस्टम है, ना ही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पर तो पीने का पानी भी नहीं आता है, लेकिन बारिश के टाइम में पानी इनके घरों के अंदर भी घुस जाता है। इस स्लम का एरिया बहुत ज्यादा बुरा है और दिल्ली के दूसरे पार्ट से ये जगह काफी ज्यादा अलग दिखता है। सीमापुरी के इस स्लम में 1971 से आए बांग्लादेश से बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, या फिर तुम कह सकते हो इलीगली सेटल्ड है, क्योंकि इनके पास यहाँ रहने की कोई राइट्स नहीं है। और जो साहिब की फैमिली है ना, वो भी इनमें से ही एक है। और पता है, साहिब और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर 30 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। यानी कि इनके पास ना तो आधार कार्ड है, ना ही पैन कार्ड है। हाँ, पर इनके पास राशन कार्ड है, जो इन्हें पॉलिटिशियन से मिला है, या फिर अगर थोड़ा और खुलकर कहूँ तो करप्ट पॉलिटिशियन से मिला है। अब तुम लोग सोच रहे होगे, भैया वो पॉलिटिशियन करप्ट कैसे हुआ? उन पॉलिटिशियंस ने तो इन्हें राशन कार्ड दिया है, वो तो अच्छे पॉलिटिशियंस हुए ना। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें राशन कार्ड भी बस इसलिए दिया गया है ताकि वो इनसे वोट ले सके। राशन कार्ड के बदले ना किसी भी इंसान को वोटिंग राइट का अधिकार मिलता है, और क्योंकि वो करप्ट पॉलिटिशियन इन्हें राशन कार्ड दिला रहे हैं, तो बदले में ये उनको वोट करते हैं। उन पॉलिटिशियंस का इनका कोई भला करने का इरादा वगैरह नहीं है। वो पॉलिटिशियंस इनकी वोट से जीतने के बाद भी सीमापुरी जैसे जगह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उन पॉलिटिशियंस ने इन्हें राशन कार्ड बस खुद के मतलब के लिए दिया है, खुद के पॉलिटिकल पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए दिया है, और कोई भी रीजन नहीं। इन बेचारों को क्या ही पता कि पॉलिटिशियन कैसे होते हैं। इन्हें तो बस 2 वक्त का खाना चाहिए, जो इन्हें राशन कार्ड की मदद से सस्ते में मिल जाता है, और इसके बदले में पॉलिटिशियंस जो है ना, वो इनसे वोट लेते हैं। और पता है, पॉलिटिशियन तो इन्हें राशन कार्ड भी ना दे, लेकिन वोटर लिस्ट में लोग का नाम सिर्फ राशन कार्ड की मदद से ही आता है। इसके बाद में सीमापुरी विजिट करती हूँ और कुछ टैटर्ड साड़ी पहने हुए लेडीज से मिलती हूँ। टैटर्ड यानी कि फटे और पुराने साड़ियाँ। और फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आप लोग सब ये खेत और अपने घर को छोड़ के क्यों आए हैं यहाँ? तो उन्होंने ये जवाब दिया, दीदी, जहाँ पेट भर जाए, रात को भूखा न सोना पड़े, वही जगह हमारे लिए अच्छा है। आप खुद ही बताओ दीदी, सीमापुरी कम से कम बांग्लादेश वाली जमीन से तो अच्छा ही है ना, जहाँ पे फसल उगते ही नहीं है, बंजर जमीन है पूरा, और वहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। पता है, इन लोगों के वजह से ही इनके जो बच्चे होते हैं ना, वो पार्टनर्स इन सर्वाइवल बन जाते हैं। यानी कि बचपन से ही जीने के लिए काम करना सीख जाते हैं। ये हमारी तरह अमीरों के सौदे नहीं होते, जिन्हें 25 साल तक घर से बाहर निकालने की धमकी तक नहीं मिलती है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। सीमापुरी के ये जो बच्चे हैं ना, इनके लिए कचरा कोई खराब चीज नहीं है। सीमापुरी के बच्चों के लिए ये तो उनका एडवेंचर है, या फिर तुम कह सकते हो ये बिल्कुल उनकी फाइन आर्ट्स की तरह है, क्योंकि इन बच्चों को उन कचरों से बिल्कुल भी घिन नहीं होता, बल्कि ये तो उनके लिए गोल्ड की तरह है, क्योंकि इन कचरों की वजह से ही इनकी जो फैमिली होती है ना, वो सरवाइव कर पाती है। चलो अब हम लोग फिर से साहिब और नरेटर के बीच हो रहे बातों को सुनते हैं। वैसे साहिब, तुम्हें कचरे में क्या मिलता है? दीदी, कभी कभी ना इन कचड़ों के अंदर से मुझे 1 रुपए का सिक्का मिलता है, तो कभी कभी मुझे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। पता है, एक छोटा सा कॉइन साहिब जैसे बच्चों को काफी ज्यादा खुश कर देता है। और फिर ये जो साहिब जैसे बच्चे होते हैं ना, ये खुद को रोक नहीं पाते उन गार्बेज में, उन कचड़ों में और ढूंढने से, इस होप में कि उन्हें और भी कुछ पैसे मिल जाए, या फिर उन्हें और भी कुछ वैल्यूएबल चीजें मिल जाए। वैसे पता है, इन कचड़ों का मतलब इनके बच्चों के लिए और इनके फैमिली के लिए बिल्कुल अपोजिट है। इन बच्चों के पेरेंट्स के लिए ये जो कचड़े है ना, ये बिल्कुल गोल्ड की तरह है, जो इन्हें जीने में हेल्प करता है। यानी कि
ये उनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। वहीं इन बच्चों के लिए ये जो कचड़े है ना, ये एक मिस्टीरियस थिंग है, यानी कि रैप्ड इन वंडर्स है, जिसके अंदर इन्हें अजीबोगरीब चीजें मिलती है, कभी गोल्ड कॉइन, कभी कुछ और वैल्यूएबल चीजें, कभी कभार इन्हें कुछ खेलने की चीजें भी मिल जाती है। और इसलिए इन बच्चों के लिए ये जो कचड़ा है ना, ये रैप्ड इन वंडर्स है। इस चीज को ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है कि कचड़ों का मतलब इनके फैमिली के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए क्या है, और इन बच्चों के लिए कचड़ों का मतलब क्या है। मैंने तुम्हें बता दिया, आई होप सो तुम्हें याद रहेगा। फिर पता है काफी और दिन बीत जाते हैं और फिर एनिस जंग साहेब को एक क्लब के गेट के पास खड़ा देखती है। साहेब जो था ना, वो फेंस के पीछे खड़ा था और वो जो क्लब था ना, वो एक टेनिस क्लब था। साहेब वहाँ पर खड़ा होकर लोगों को टेनिस खेलता हुआ देख रहा होता है। अरे साहेब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ये गेम बहुत पसंद है दीदी। जब यहाँ पे सारे बच्चे चले जाते हैं ना, तो यहाँ का गार्ड मुझे थोड़ी देर अंदर खेलने देता है, यानी कि थोड़ी देर अकेले टेनिस बैट को स्विंग करने देता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता है, इस वक्त साहेब ने जो कपड़ा पहन रखा था ना, वो काफी ज्यादा फेडेड था और इस वक्त उसने जो जूता पहन रखा था ना, वो बिल्कुल भी उसके ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा था। उसने जो जूता पहन रखा था वो किसी का फेंका हुआ टेनिस शूज था और उन जूतों में से एक जूता तो आगे से फटा हुआ भी था, यानी कि आगे में एक होल था। इसलिए जो नरेटर होती है ना, वो साहेब से पूछती है कि वैसे साहेब, तुम्हें ये जूता कहाँ से मिला? कोई देकर चला गया दीदी, मुझे नहीं पता है। यहाँ पे बहुत सारे अमीर लड़के खेलने आते हैं ना, तो उसी में से किसी ने मुझे दे दिया। अब देखो, वैसे देखा जाए तो साहेब के लिए ये जूता एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो हमेशा नंगे पैर रहता था, तो उसे एक जूता मिल जाना ये काफी बड़ा सपना सच हो जाता है। लेकिन चलो, एक पल के लिए ये सपना सच हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सपना साहेब इस वक्त देख रहा है ना, उसे पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि साहेब अभी लोगों को टेनिस खेलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस गेम में एक्सेल कर पाना साहेब जैसे बच्चों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि साहेब के पास स्किल नहीं है या फिर साहेब मेहनती नहीं है, पर इसलिए क्योंकि साहेब के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो कभी टेनिस कोचिंग अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, और टेनिस कोचिंग तो छोड़ो, टेनिस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो उसे भी कभी नहीं खरीद पाएगा। और मान लो उसे कभी फेंका हुआ मिल भी गया, तो वो आगे अपने आप को गेम में एनरोल कैसे करेगा? टेनिस जैसा गेम ना साहेब जैसे बच्चों के लिए हमेशा सपना ही रह जाएगा, और साहेब जैसा बच्चा कभी भी टेनिस जैसे गेम्स में कैरियर नहीं बना पाएगा। फिर और भी काफी ज्यादा दिन बीत जाता है और मैं एक दिन साहेब को देखती हूँ टी स्टॉल पे काम करते हुए। साहेब मिल्क वाला स्टील कैनिस्टर लेके खड़ा था, इसलिए मैं उससे पूछती हूँ, क्या तुम्हें ये काम पसंद है? दीदी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ और मुझे ना 800 रुपए मिलते हैं, और तो और खाना भी मिलता है। आप ही बताओ दीदी, कचरे उठाने से तो ये बेहतर ही है ना? पता है, साहेब का जो प्लास्टिक बैग था ना, वो स्टील कैनिस्टर से भी ज्यादा भारी था, और अब साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। देखो, अगर एक्चुअली देखा जाए ना, तो जो स्टील कैनिस्टर है ना, वो गार्बेज बैग जितना भारी भी नहीं है। लेकिन जो नरेटर है वो यहाँ पर इस टोन में इसलिए बोल रही है क्योंकि उनके हिसाब से साहेब पहले बिल्कुल फ्री था, वो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता था और वो अपनी मर्जी से गार्बेज को बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन अभी जो साहेब है ना, वो किसी और के अंदर काम कर रहा है, उसे चाय बेचकर पैसे कमाने पड़ रहे हैं, और वो जो चाय बेच रहा है ना, वो भी उसका खुद का नहीं है, वो किसी और का है। साहेब को किसी और से ऑर्डर लेना पड़ रहा है, वो टी स्टॉल उसका नहीं है। इसलिए नरेटर यहाँ पे कहती है कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी कि अब साहेब बिल्कुल भी फ्री नहीं है। और इस तरह से तुम्हारे लॉस्ट स्प्रिंग का पहला पार्ट यानी कि पहला स्टोरी खत्म होता है। ये स्टोरी साहेब आलम की थी। मुझे बताना कि तुम्हें ये स्टोरी पढ़कर कैसा लगा। अगर तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। बाकी एडुकेशन भैया ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर तुम लोग पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। हर साल हजारों बच्चे इस कोर्स में एनरोल होकर अपने बोर्ड्स में 95+ ला रहे हैं इंग्लिश में। बाकी तुम लोग से मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए